नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। भारत की जो आर्थिक दशा है इस पर आईएमएफ ने कुछ गंभीर टिप्पणियां की हैं। अगर आप लोगों ने इसको नज़र पड़ी हो खबर पे, तो हमारे गोदी मीडिया ने इसको अलग अलग तरीके से भारत की तारीफ कर दी, ये कर दी, वो सब लिखा हुआ है। लेकिन जो आईएमएफ कह रहा है, ये साल भर से इस चैनल पे मैं बताता आ रहा हूं और उस पर रत्ती भर भी 19-20 का फर्क नहीं है। अगर आप देखने जाएं तो मैं आपको बताता हूं अपने दो वीडियो। एक वीडियो है 16 सितंबर 2022 का और दूसरा है 14 जून 2023 का। इन दोनों वीडियो में मैंने साफ साफ बताया था कि भारत सरकार क्या करामात कर रही है और अर्थव्यवस्था के साथ आरबीआई क्या खेल कर रहा है। आज हम नए सिरे से समझेंगे कि आईएमएफ ने क्या टिप्पणियां की हैं और इन टिप्पणियों का मतलब क्या है, और मेरे और आपके जैसे जो आम नागरिक हैं भारत के, वो ये आईएमएफ की बातें छोड़ें, आरबीआई की बातें छोड़ भी दें, तो हम सब की जिंदगियों में कैसे सरकार टाका लगा रही है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। मोटी मोटी दो टिप्पणी आई हैं आईएमएफ की। एक टिप्पणी आई, मैंने आपको कहा था कि जो सॉवरेन डेट है, यानी सरकार पर जो कर्ज है, वैसे मैंने उस पर कई शो किए हैं, राजीव रंजन सिंह का भी इंटरव्यू किया था और भी किए थे, वो किस तरह बढ़ता जा रहा है। और भारत की सरकार की जो अपनी कमाई है, कर्जा उससे भी ज्यादा हो गया है। और अब आईएमएफ ने कहा है कि भारत का कर्ज उसकी जीडीपी से भी ज्यादा हो गया है। मतलब जो पूरी साल में हिंदुस्तान का एक एक आदमी कमाता है, जितना प्रोडक्शन होता है भारत में साल भर में, उतना कर्ज भारत के ऊपर हो गया है। आदर्श स्थिति यह मानी जाती है कि किसी भी देश का कर्ज जीडीपी का 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। सरलता से समझने के लिए, अगर किसी का कर्ज ज्यादा होता है तो उसका क्या हाल होता है, हमने श्रीलंका को देखा अभी अतीत में। श्रीलंका का जो कर्ज था, डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहते हैं, जीडीपी के बराबर पहुंच गया था, 100% हो गया था, बल्कि उससे भी ज्यादा हो गया था। और ऐसे में उसको 2-3 झटके और लग गए तो श्रीलंका की हालत खराब हो गई थी। आप देख ली, आपने पूरे वीडियोस देखे हुए हैं, हालत देखी हुई है, अभी ज़्यादा पुरानी बात हुई नहीं है। सड़कों पे लोग उतर आए थे, राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे और चीज़ों के दाम कई गुना हो गए थे। डीजल नहीं मिल रहा था, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, सब्जियों के दाम कई गुना थे। पूरा एक तरह से वो पूरा देश कोलैप्स कर गया था। किस वजह से? सरकार के कर्जे की वजह से। अब हमारे यहाँ पे सरकार जो है, अब की बार ये सरकार वो सरकार करके लंबी लंबी विकास की बातें करती है और बातें करने के नाम पे वो अंधाधुंध कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। हालत यह है कि कई कर्जे हैं जो अगले 50 साल तक भी नहीं चुकेंगे, लिए जा रहे हैं। हाँ, भारत की रेलवे को रोक दिया गया कि अब आप खबरदार जो आपने और कर्जा लिया। तो गडकरी साहब पूरे देश में जिस तरह से दोनों हाथों से बटोर के टोल वसूल रहा है उनका एनएचएआई, देश भर में जो टोल की वसूली हो रही, जहां जाओ टोल टोल टोल, एक एक ट्रक पे 5-5 हजार रुपया टोल। आप तो अपनी कार वाला देखते हो ना ऊपर, अभी सबसे नीचे वाला देखा करो आप, 16 पहिए 18 पहिए के ट्रक वाला। और ये जो पूरे देश में जितना टोल इकट्ठा होता है, उतना तो कर्ज है का जो ब्याज है, जितना गडकरी साहब ने ले रखा है। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया था। राज्य सरकारें अपनी कचहरियां गिरवी रख रही हैं, कहीं कुछ गिरवी रख रही हैं, कई तरह की चीजें गिरवी रख के लोन ले रही हैं। अब आईएमएफ ने कहा है कि भारत का जो कर्ज है उसकी हालत बहुत खराब है। 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और भारत के ऊपर, जिसमें राज्य सरकारों का भी कर्ज है। और राज्य सरकार 161.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज जो है वो केंद्र सरकार का है। 150.4 लाख करोड़ रुपए का 50.18 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकारों का है।
यानी कुल मिला के हमारा देश इस समय कर्ज में नाक तक डूबा हुआ है, गले तक नहीं, नाक तक। और ये जो कर्ज किसी देश के ऊपर जब बढ़ जाता है तो सरकार की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उस कर्ज को कैसे चुकाए, क्योंकि सरकार ने कर्ज ले लिया, डंका बजाना था, उठा लिया मार्केट से पैसा। घर में शादी लड़की की शानदार होनी चाहिए, मस्त वाला सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल होना चाहिए, 100 तरह के व्यंजन बनने चाहिए। ले लो लोन। अब लोन तो ले लिया, मूंछ ऊंची रखने के लिए, नाक ऊंची रखने के लिए। अब वही स्थिति भारत की हो गई है। अब इन्होंने इतना कर्ज ले लिया है तो उसकी वसूली के लिए क्या करेंगे? भारत के नागरिकों से ही तो वसूल करेंगे ना। कर्जा वो लेते हैं, खर्चा वो करते हैं अपनी मर्जी से, चुकाना मुझे पड़ता है, ईएमआई मैं चुकाता हूं। दादाजी ने शान दिखाने के लिए शादी पे बड़ा वाला टेंट पंडाल बुक कर दिया, ये कर दिया, सोने की थाली में खाना खिला दिया मेहमानों को। अब अगले महीने से पिताजी जो हैं वो किस्तें भर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो भारत के नागरिकों के साथ यही हो गया। इसीलिए अब आप देखते होंगे रेलवे इतना महंगा हो गया, डायनेमिक फेयर हो गया, फलां हो गया, डिमका हो गया, हर तरफ से सरकार काटने में लगी है। अभी मैं आऊंगा, यहां तक कि ट्रैफिक के जुर्माने तक में लूट रही है सरकार, टोल बढ़ा दिए जाते हैं हर जगह। मैं अभी इस पे बताऊंगा, ये मैं जो कह रहा हूं लूट वाली बात, इसको साबित करूंगा। दुनिया में सबसे ज्यादा भारत के लोगों से कमाई करती है सरकार। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे चक्र में आईएमएफ को अब वार्न करना पड़ा है, भारत को हिदायत देनी पड़ी है कि भैया कर्जा बहुत हो गया है, पजामे में रही है। पाकिस्तान को देख लिया हमने लुढ़कते हुए, नेपाल की हालत देख ली और श्रीलंका को देख ही चुके हैं। ये सब कर्ज के शिकार हैं और दुनिया भर की सरकारें देशों को कर्ज देना चाहती हैं, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति सर उठा के नहीं जी पाता है, हुक्म बजाता है दूसरों का। इसलिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक भी भले ही वार्न कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं कर्जा लेते रहो, डूबते रहो। एक आदमी के ऊपर, भारत के एक नागरिक के ऊपर 1,40,000 रुपया कर्जा हो चुका है, गरीब से गरीब फटियाल आदमी के ऊपर। ये आईएमएफ जो कह रही है उसका मतलब है। अब एक चीज और जिसके लिए आईएमएफ ने वार्न किया, इन कर्जों के अलावा, अच्छा कर्जों वाले पे पूरे निपटा लेते हैं फिर दूसरे पे चलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, कर्जों को लेकर मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी कि किस तरह से चीन में भी कर्जों का बुरा हाल है और इस तरह से सरकार पैसे बना रही है अपने नागरिकों को लूट के कि एक रेस्तरां ने अपने यहां पे एक कुकुम्बर की, खीरे को कद्दूकस करके कोई डिश बना दी और उस रेस्तरां के पास वो वाली डिश बनाने का लाइसेंस नहीं था। $700 फाइन कर दिया गया। इस तरह से वहां की सरकार अपने नागरिकों को लूट रही है और वो कर्ज में डूबा हुआ है। चीन कैसे डूबा हुआ है याद कीजिए, वहां पे पूरा रियल एस्टेट घोटाला हुआ, किस तरह से वहां के बैंक बुरी हालत में पहुंच गए। इसी तरह से अलग अलग जगहों पे हमारे गडकरी साहब ने जो ट्रैफिक के फाइन बढ़ा दिए थे, याद कीजिए, लोगों के 35-35, 40-40 हज़ार रुपए के चालान ऑटो वाले के इसके उसके निकल के आने शुरू हो गए और अभी भी चालान आसमान पर हैं। अब हालत यह है कि पुलिस वाला खुद दया करके चालान नहीं काट रहा है, टारगेट पूरा करने भर का काटता है और नागरिक तो देना चाह ही नहीं रहा है। इंडिया का ट्रैफिक फाइन दुनिया में सबसे महंगा है। कैसे महंगा है, इसके लिए आपको एक चार्ट देखना पड़ेगा। भारत के नागरिक कितना दे रहे हैं ये आप पैरिटी पे जाइए। पैरिटी मतलब समानता करते हैं कैसे, डॉलर एक्सचेंज पैरिटी। वहाँ के डॉलर का दाम, भारत के रुपयों का दाम, तब देखेंगे ना उनकी आमदनी हमारी आमदनी। भारत में पर कैपिटा इनकम $1670 है और रोज की अर्निंग $4.5 है औसत भारत के लोगों की, और इसके अंदर अंबानी की अर्निंग भी शामिल है। मतलब अंबानी की भी जोड़ लो, हमारी जोड़ दो, सबको मिलकर बराबर बराबर बांट दो, तब ये आएगी अंबानी, अडानी सबकी। तो $4.50, $4.5 जो है वो कुल अर्निंग है
और हमारे यहाँ पे जो तेज़ स्पीड पे गाड़ी चलाने पे $70 का जुर्माना होता है। यानी भारत में एक जो एवरेज इनकम है हिंदुस्तान के आदमी की, उसका 1.56 यानी करीब 1.5 गुना जुर्माना होता है, जो कि डेली इनकम का 15 गुना है। इसी तरह से सिंगापुर में लोगों की इनकम $93,900 है, $257 की डेली अर्निंग है। हम $4.5 है हमारी, उनकी $257 की है रोज़ की कमाई एवरेज सिंगापुर में। पेनल्टी वहाँ पर $130 की, हमारे यहाँ $70 की है, लेकिन वहाँ पर आधा ही डेली कमाई का जुर्माना है ओवर स्पीडिंग पे, यानी 0.51 गुना। यूएई में $67,700 पर कैपिटा इनकम है एवरेज, डेली अर्निंग है $185 की, पेनल्टी है $408 की, और जो इनकम का 0.22% है, और इस तरह से 2.21 टाइम्स जो है वो जुर्माना वहाँ पर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स का भी है, जर्मनी का भी है, सब देशों में दुनिया में। जर्मनी में 0.28 गुना है, यूनाइटेड अरब अमीरात में 2.21 गुना है, सिंगापुर में 0.51 गुना है, भारत में 15.56 गुना है डेली इनकम के मुकाबले। जो औसत रोजाना की आमदनी है उसका 15 गुना तेज गाड़ी चलाने का चालान है। गडकरी जी ने कहा था ये चालान इसलिए हम ज़्यादा लगा रहे हैं क्योंकि इससे इस देश में ट्रैफिक का वायलेशन रुकेगा। चालान कई गुना हो गए हैं, मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। वायलेशन नहीं रुका, सिर्फ सरकार की कमाई बढ़ गई। सरकार को चाहिए लूट है, ये है तो है, ये किसी भी चौथ, किसी भी जजिया कर और किसी भी लगान से ज़्यादा है। बहाने से सरकार हर चीज़ में दाम बढ़ जाता है। आप ट्रेन में डायनेमिक फेयर लगा दिया, हवाई जहाज में फ्री, दुनिया भर का, मतलब हर जगह। गाड़ी का हाल यह है कि अगर हमारे यहाँ पे फॉर्च्यूनर कार पे टैक्स ना लगे तो 35 लाख रुपए आपके एक गाड़ी पे बच जाए, इतना टैक्स लगता है। बाहर से जो गाड़ियां आती हैं, बाहर जो हमारे यहाँ से गाड़ियां बाहर भेजी जाती हैं, उन गाड़ियों के दाम करीब 35% होते हैं। तो ये हुई भारत की सरकार की कर्जा लेने की प्रवृत्ति, अत्यधिक कर्जा लेना, जिसके लिए आईएमएफ ने वार्न किया, जिसके लिए हमने पहले ही वीडियो बनाकर अच्छी तरह से समझा दिया था। और हूबहू बगैर किसी मीन मेक के, बगैर किसी 19-20 के आईएमएफ ने वही सलाह और वही वार्निंग भारत सरकार को दी है कि सुधर जाइए। दूसरी एक और बात हमने आपको कही थी, हमने ये बताया था कि किस तरह से हमारा आरबीआई डॉलर के साथ खेल रहा है। किस तरह से भारत ने, साल भर पुराना वीडियो होगा इसलिए दोबारा बता देता हूं। भारत का आरबीआई क्या करता है, जब मोदी जी की नाक बचानी है, क्योंकि मोदी जी खुद ही कह चुके हैं कि जिस सरकार के दाम में डॉलर गिरता है वो प्रधानमंत्री कैसा गिरता है वैसा गिरता है। तमाम उनके डायलॉग आपने देखे होंगे, वो वीडियो वायरल हुए। अब अगर मोदी जी के राज में जब डॉलर 21-80 रुपए से ऊपर गया तो बेइज्जती होने लग गई। तो उस बेइज्जती को बचाने के लिए भारत की सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडारों को खाली करके डॉलर बेचकर अपना ही रुपया खरीद रही थी भारत का आरबीआई। और ये इसलिए खरीद रही थी ताकि रुपए का दाम ना गिरे। रुपए का दाम नहीं गिरेगा तो इज्जत बची रहेगी प्रधानमंत्री की। और आरबीआई ने डाटा जांचा तो कहा कि इनका रुपया तो दुनिया में डॉलर की उतार चढ़ाव हो रही है, इनका रुपया ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। उन्होंने वार्न किया कि आरबीआई एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप ना करे। अब आरबीआई सफाई दे रही, नहीं हम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे बहुत जरूरी होने पे ही करना चाहिए। तो बोले हम बहुत जरूरी होने पे ही कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ ने देखा इनका विदेशी मुद्रा भंडार एकदम गिर गया। फिर पता चला कि इन्होंने तो विदेशी मुद्रा बेच दी
और रुपए खरीद लिए, अपने विदेशी मुद्रा भंडार गिराया, रुपए खरीदे। क्यों? क्योंकि डॉलर का दाम जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, रुपए को डॉलर के मुकाबले गिरना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री की नाक कट जाएगी। और इसके कारण एक यही नुकसान नहीं हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, इससे दूसरा नुकसान यह हुआ कि जब डॉलर बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर वो डॉलर का दाम बढ़ा रहे थे अमेरिका में, ब्याज बढ़ा कर, तो दुनिया की मुद्राएं गिर रही थी, यूरोप की मुद्रा, दूसरी जगहों की मुद्राएं। और हमने क्या किया? अपनी मुद्रा को गिरने से रोक लिया। तो जिन जिन को हम एक्सपोर्ट करते थे उन लोगों ने कहा कि यार इनकी मुद्रा तो महंगी है, तो इनके यहां से सामान मंगवाने में महंगा पड़ता है। तो जिनकी मुद्रा का अवमूल्यन ज्यादा हुआ था उन्होंने वहां से सामान मंगाना शुरू कर दिया। आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप डॉलर में कोई चीज़ मिल रही होती तो हम लोग इंपोर्ट वहां से नहीं करके ऐसे देश से कर लेते। तो भारत में भी ऐसे सोचिए कि हमारा रुपया अगर सस्ता होगा तो $1 में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी ना उसके पास में। तो जिस देश की मुद्रा महंगी होती है वहाँ से कोई भी चीज़ खरीदोगे तो वो चीज़ मिलती है आपको महंगी। जैसे भारत का रुपया अगर ऊंचा होगा तो वहाँ से जब कोई चीज़ आप खरीदोगे, विदेशों में कोई मंगाएगा तो उसको वो पड़ेगा, कोई भी चीज़ पड़ेगी महंगी। तो वो कहेगा कि भाई इनकी मुद्रा तो महंगी है, फलां देश की मुद्रा सस्ती है, तो ये प्रोडक्ट वहाँ से मंगा लो। मैंने डिटेल में बताया था कौन कौन सी चीज़ों का एक्सपोर्ट जो है हमारा प्रभावित हो गया, सिर्फ इसलिए कि हमने रुपए को गिरने नहीं दिया। और मज़ेदार बात बताऊं, जो विपक्ष है हमारा इस मामले में सपोर्टिव था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि रुपया गिर गया है, लेकिन हम एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष हैं। हम वो नहीं कहेंगे जो आप हमको कहते थे, हम कहेंगे गिर गया अच्छा है क्योंकि इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। उसके बावजूद अपने ही कहे गए पुराने शब्द सरकार को परेशान कर रहे थे और उसके कारण उसने विदेशी मुद्रा से छेड़छाड़ की। और उस छेड़छाड़ के लिए IMF को इनको समझाना पड़ रहा है, क्यों पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो? अपना रुपया खुद ही महंगा कर रहे हो, अपना विदेशी मुद्रा भंडार खाली करके तुम रुपए खरीद रहे हो उससे। मतलब आप सोचो कि आप अपने आपके घर में गेहूं भरा पड़ा हुआ है, आप खुद ही नोट छापते हो, जो नोट RBI खुद छापता है वो नोट दूसरों से खरीद रहा है डॉलर बेच के, ताकि मार्केट में डॉलर का दाम ज्यादा ना बढ़ जाए। रुपया बिकेगा तो उसकी पूंछ बढ़ जाएगी तो उसका दाम बढ़ेगा, इसलिए खरीद रहे थे। और इन दोनों चीजों की वार्निंग IMF ने दी है। थोड़ा सा बुद्धि खोलकर अगर इस देश का, हमारा मुख्य धारा का जो मीडिया है वो इन विषयों पर चर्चा करे तो आज IMF की नौबत नहीं पड़ती। भारत के मीडिया ने ही पहले इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से उठा दिया होता और RBI को और सरकार को सही कदम उठाना पड़ता। इस देश को 1 साल तक नुकसान नहीं होता। बहरहाल ये दोनों चीजें जो घटनाक्रम हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस देश की आर्थिक नीतियां भी देश हित और नागरिकों के हित से ज़्यादा राजनीतिक समझ के साथ तय की जाती हैं। और तस्दीक इस बात की भी करते हैं कि हमने आपको 1 साल पहले, 6 महीने पहले बता दिया था कि ये देश में सरकार क्या कर रही है, जिसको आज IMF जैसी संस्था को दोहराना पड़ रहा है। IMF का किस तरह का मकसद रहता है दुनिया का, ये किसी से छिपा नहीं है। IMF दुनिया के देशों को गुलाम बनाना चाहती है। वो चाहती है कि आप कर्ज में डूब जाओ ताकि वो आपको कर्ज देने के बहाने आपके ऊपर अपनी नीतियाँ लाद सके, देश की नियम कानून बदलवा सके, आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए मजबूर कर सके, देश की संपदा बेचने के लिए मजबूर कर सके। IMF कोई दूध का धुला नहीं है, लेकिन वो अभी जो कह रहा है वो हमें उस नौबत से बचाने की कोशिश कर रहा है जो IMF के ही फायदे की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।